हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो प्यारे साथियों, यूपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जैसे कि पहले से ही उम्मीद थी कि बहुत ही जल्दी इन्होंने पूरी तरह से प्रोसेस के अनुसार अपना जो यूपीएससी का कैलेंडर है उसके अनुसार पूरी तरह से चीजों को कवर करते हुए अपना जो एग्जाम शेड्यूल है, जो पूरा प्रोसेसिंग है, उसका पूरा डिक्लेरेशन दे दिया है। तो चलिएगा, मैं आपके सामने हूं लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन आपका सेशन, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन जो आया है, इसकी क्या क्या चीजें हैं, क्या कुछ नया जोड़ा गया है, क्या इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिएगा सीधा जुड़ते हैं आपके सेशन के साथ। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन की डेट हम यहां देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन की डेट क्या है आपका 14/2/2024, यानी कि नोटिफिकेशन आया है आपका ये आज ही नोटिफिकेशन आया है। जो आपका एग्जाम डेट जो इन्होंने दी है आपका, तो एग्जाम डेट जो कमेंसमेंट डेट इसमें दी है आपका 26 मई 2024, यानी कि 26 मई 2024 को आपका यूपीएससी का इस बार ये एग्जाम होने वाला है। देखिएगा, जो आपका ड्यूरेशन है आपका प्री एग्जाम के लिए 1 डे एग्जाम है और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो आपका 5 मार्च को शाम 6 बजे तक इन्होंने दी हुई है। तो चलिएगा एक बार आपका देखते हैं नोटिफिकेशन में यहां पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो कैंडिडेट टू इंश्योर दैट एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज जो बेसिकली सभी के लिए जरूरी है कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन सभी जो एस्पिरेंट है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर बार नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ बेसिक चेंजेस होते हैं। हाँ, बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्टार्टिंग लेवल पर, कुछ बेसिक लेवल पर इसमें कुछ परिवर्तन जो लगातार देखने के लिए मिलते हैं। कभी कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए या कभी कुछ जो एग्जाम्स हैं उनके कुछ स्पेशल टर्म्स के लिए कभी ना कभी चेंजेस लगातार इसमें आते रहते हैं। तो उन बेसिक चेंजेस को समझने के लिए आपको एक बार जरूरी है कि नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से पढ़ें। हालांकि कुछ बेसिक्स जो नॉलेज है, इसकी जो जानकारी है वो मैं आपको यहां देने वाला हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पूरा क्लियर तरीके से पढ़ के ही एग्जाम के लिए अप्लाई करें। तो चलिएगा बेसिक चीजों पर डिस्कस करते हैं। ऑल कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल ट्रांसजेंडर आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन नोटेड बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सबसे पहली बात तो ये है, जो ये आपका नोटिस आया है, जो नोटिफिकेशन आया है इस बार ये आपका आया है किसके लिए? आपका फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें आपका जो 3 मुख्य सेवाएं मानी जाती हैं, आपका आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो ये नोटिस आया है आपका आईएफएस पोस्ट के लिए, जो भारतीय वन सेवा या वन रक्षक सेवा जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके लिए आपका ये नोटिस आया है। ठीक है, चलिएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटीज कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। सबसे पहले एग्जामिनेशन पर जो आपको अप्लाई करना है उससे पहले आपको ये श्योर करना होगा कि आपकी इसकी जो एसेंशियल एलिजिबिलिटीज हैं आप उनको कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है, मेरे इशू ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट टू द कैंडिडेट विल नॉट इंप्लाई दैट हिज हर कैंडिडेचर हैज बीन फाइनली क्लियर्ड बाय द commissions. Verification of eligibility conditions with reference to original documents is taken up only after the candidate has qualified for interview personality test. सबसे पहली चीज तो है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो फाइनल होगा जब आप प्री क्लियर करेंगे, मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू या आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसको क्लैरिफाई करने के बाद, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डिस्कस करें कि इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए जो आपकी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1056 वैकेंसीज है। कितनी है आपका? 1056 वैकेंसीज यहां पर है। 1056 वैकेंसीज का मतलब है कि ये वैकेंसी कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है किसी भी समय। देखिएगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपका आता है उसमें एक चीज आपका हिंदी में लिखी होती है, इंग्लिश में भी लिखी होती है कि जो सारे अधिकार है वो आपका कमीशन के पास है। आयोग जब चाहे चीजें घटा सकता है, जब चाहे वैकेंसी बढ़ा सकता है। तो यहां पर एक वर्ड आपका यूज हुआ है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग आपका 1056 वैकेंसी है। अब अगर कुछ और चीजें चेंज होती हैं तो ये घट भी सकती हैं और ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। इसके साथ यहां पर एक चीज और क्लियर की हुई है कि इसमें इंक्लूड किया गया है विच इंक्लूडेड 40 वैकेंसीज। 40 जो वैकेंसी इनके अंदर ही है, कौन सी? जो आपके डिसेबल पर्संस हैं उनके लिए, चाहे वो आपका हियरिंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो, चाहे वो आपका ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज हो या आपका विजन डिसेबिलिटी हो, सभी डिसेबिलिटीज के लिए यहां पर आपका जो 40 वैकेंसीज जो रखी गई हैं वो भी इसमें इंक्लूड की गई हैं।
ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो द सिविल सर्विस एग्जाम will consist of two successive stages. First is pre and second is मेंस and interview. पहले आपका प्री होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें आपका 2 पेपर होंगे, सी सेट का और आपका जो जीएस पेपर होता है, ठीक है। सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मेंस एग्जाम में आपका चीजें जो होने वाली है एक बार उनको देख लीजिए। चलिएगा, बात करते हैं एक बार आपका एज लिमिट की। तो यहां पर पहले की तरह सेम चीज यहां पर रिपीट की गई है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर मिनिमम। यहां पर लिख देते हैं आपका मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए। तो मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया रखा गया 21 ईयर है। जो मैक्सिमम है आपका जनरल कैटेगरी के 32 है। जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है एससी ओबीसी उनके लिए यहां पर ये जो क्राइटेरिया है 32 का, ये चेंज हो जाएगा। मिनिमम एज क्राइटेरिया कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं आपका जो कैंडिडेट इसमें जो होगा वो एज काउंट की जाएगी आपका 1 अगस्त 2024 को, यानी कि 1 अगस्त 2024 को आपका एज काउंट की जाएगी। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन द 2 अगस्त। अगर कोई 2 अगस्त को भी जन्म ले रहा, मिनिमम एज की बात कर रहा हूं, अगर कोई 2 अगस्त को भी जन्म ले रहा तो वो भी इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम एज की भी जो काउंटिंग होगी वो भी आपका यहीं पर होगी। सॉरी, जो कैंडिडेट है वो नहीं जन्म हो आपका 1 अगस्त 2003 के बाद, ठीक है। और पहले कब तक आपका 2 अगस्त 1992, ये आपका मैक्सिमम ईयर है आपका। कब तक एज काउंट हो रही है आपका 2 अगस्त 1992। और मिनिमम में आपका जो लिमिट रखी गई 1 अगस्त 2003, यानी कि इनके बीच जन्मा हो। ये जो क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के लिए है। रिजर्व कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। जो भी आपका एज रिलैक्सेशन होता है, किसी को 4 ईयर का, किसी को 5 ईयर का, वो इसमें वेरी करेंगे। द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल। ये सारी चीजें जो है आपका रिलैक्सेबल है, जो मैं आपको बता चुका हूं। चलिएगा, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। वैसे तो आपका जो भी आपकी इंडिविजुअल पोस्ट होती है तो पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से इंडिविजुअल जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहां पर जो आपका वैकेंसी है आपका किसके लिए, आईएफएस के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए है, भारतीय वन सेवा के लिए है। तो अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय द एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशन। यानी कि नॉर्मली आप यूजीसी या राष्ट्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की जो उपाधि है वो धारण की हो। इसके साथ साथ ही आपका जो वो यूनिवर्सिटी वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। नॉट, यहां पर एक चीज की गई है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर देम एजुकेशनली क्वालिफाइड फॉर द कमीशन examination but have not been informed of the result, as also the candidate who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible for admission to the civil service preliminary examination। देखिएगा, जो बच्चा या जो भी एस्पिरेंट होगा जो फाइनल ईयर में है, भाई किसी का फाइनल ईयर एग्जाम जो है, देखिएगा आपका मई या जून में आपके फाइनल ईयर एग्जाम को लिया जाएगा, ठीक है। अब जब आपका मेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे, अगर उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाता है, कब, जब आप मेंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उस समय तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ ओटीआर। पहली बात तो आप ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसको फिल कर चुके हों। अगर आप ओटीआर को फिल नहीं किए हैं तो अभी आप ओटीआर फिल कर लीजिएगा। ओटीआर के बिना आपका जो यहां पर फॉर्म है वो अप्लाई नहीं होने वाला है। दूसरा हम यहां पर एक चीज और है, इन केस द कैंडिडेट वांट टू अफेक्ट एनी चेंजेस इन हिज ओटीआर प्रोफाइल। अगर आप ओटीआर प्रोफाइल में कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर आपका डेट दी गई आपका 6/3/2024 से आपका 12/3/2024 तक। यहां पर आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और जो आपकी ओटीआर प्रोफाइल है उसमें भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये आपका जो एक जो आप पोर्टल खुलेगा यूपीएससी की वेबसाइट्स पर, वो पोर्टल आपके सामने, यहां से आप फॉर्म कैसे फिल कराएं ये देख सकते हैं। आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए अलग ऑप्शन है, आपका मेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, आप ओटीआर आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपकी चीजें अलग अलग हो सकती है, ठीक है।
अगर बात करते हैं इसका जो लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस की जो लास्ट डेट है वो आपका 5 मार्च 2024 यहां पर लिखी गई है 6 PM तक। कब तक है आपका? 5 मार्च 2024 की शाम 6 बजे तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, द कैंडिडेट शुड नॉट दैट दे विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय द कैंडिडेट द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां पर आपका जो क्वेश्चन मार्क्स आप करेंगे, जो एग्जाम में आंसर देंगे, उसके लिए यहां पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की यहां पर बात की गई, कोई कैंडिडेट है वो कितने मतलब अटेम्प्ट इस एग्जाम के लिए कर सकता है। तो एवरी कैंडिडेट अपीयर द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटेम्प्ट एट द CSE, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एक नॉर्मल कैंडिडेट को 6 अटेम्प्ट यहां पर है। पहले ये लिमिट 4 थी, अभी ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 6 कर दी गई है। तो एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए आपका 6 अटेम्प्ट यहां पर रखे गए हैं। अगर आप SC ST या OBC के हैं तो देखिएगा SC ST के लिए अनलिमिटेड है, OBC के लिए यहां पर 9 अटेम्प्ट है, और PWBD के लिए यहां पर आपका 9 GL है, EWS यहां पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रखा गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 2 की स्कीम टू सब्जेक्ट फॉर द प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जाम की बात करते हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम जो आपका होता है जिसे आप प्री एग्जाम कहते हैं, द एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज 2 कंपल्सरी पेपर ऑफ 200 मार्क्स ईच, यानी कि 2 पेपर होंगे प्री में आपका। एक आपका पेपर होता है CSET का, दूसरा आपका पेपर होता है आपका जो GS पेपर होता है। ठीक है। बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी इन द ऑब्जेक्टिव टाइप्स, यानी कि दोनों आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। द जनरल स्टडीज पेपर सेकंड जिसे हम CSET कहते हैं, सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33%, यानी कि जो CSET वाला आपका पेपर होगा वो आपको नॉर्मली आपका 33% पर ही आपको क्वालिफाइंग नेचर उसमें दिया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। और द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों ही सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। अब इससे अलग जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट हो रही है, मेरा एडवाइस भी आप सभी को, एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे, और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने सभी साथियों को कहिएगा, और खुद भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।